हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुकम नॉलेज। कुकम नॉलेज आपके सामने लाया है एस जीवन सॉल्ट पेपर जे इलेक्ट्रिकल का, जो कि 2018-19 में आया था। वेलकम बैक दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे थे एस जीवन जे इलेक्ट्रिकल 2018 का क्वेश्चन पेपर। हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इन 8051 माइक्रोकंट्रोलर द इंस्ट्रक्शन दैट चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आर कॉल्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो होता है हमारा कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In computer system software, interpreter is used as translator for ऑप्शन ए है लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी COBOL, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी। जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज होती है हमारी, जैसे सी लैंग्वेज होगी, C++ होगी, जावा होगी। तो ये सारी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स इंसुलेटिंग मटेरियल्स ऑफ क्लास बी हैज मैक्सिमम टेम्परेचर विदस्टैंड कैपेसिटी ऑफ। तो हमसे जो है क्लास बी इंसुलेटिंग मटेरियल की मैक्सिमम टेम्परेचर विदस्टैंड कैपेसिटी पूछी गई है। जो हमारी इंसुलेशन क्लासेस जो रहती हैं वो 7 टाइप की रहती हैं। इसमें ये यहाँ पे इंसुलेशन क्लासेज हैं और यहाँ पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है इनका। जो ये 7 टाइप की इंसुलेशन क्लासेज रहती हैं, ये रहती हैं क्लास YAEBFHC, और इनकी अलग अलग टेम्परेचर विद स्टैंड कैपेसिटी रहती है। जो हमारी ये इंसुलेशन क्लासेज हैं इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको याद रखने के लिए आप जो इंसुलेशन क्लासेज हैं इनको एक ऑर्डर में याद रखने के लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आपको एक लाइन याद रखनी है, उससे आपको पूरी की पूरी ये ट्रिक याद रहेगी। तो वो कुछ इस तरह से, वाई से आपको याद रखना है यू, ए से रखना याद आर, ई से एक्सट्रीमली, बी से बैड, एफ से फॉर हिज कंपनी। यू आर एक्सट्रीमली बैड फॉर हिज कंपनी। ये लाइन आपको याद रखनी है। तो आपको एक ऑर्डर में ये सारी इंसुलेशन क्लासेस याद रहेंगी, और साथ में ही आप इनके जो टेम्परेचर विद स्टैंड कैपेसिटी है इनको भी आसानी से याद रख सकते हैं इसी ऑर्डर में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था हमारा हमारा ऑप्शन बी, 130 डिग्री सेल्सियस जो होती है क्लास बी की मैक्सिमम टेम्परेचर विद स्टैंड कैपेसिटी रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट। तो हमारे पास ये जो सिंबल दिया हुआ है यह देखना है हमें कि ये किस वायरिंग सर्किट का है। ऑप्शन ए 1 वे स्विच, ऑप्शन बी 2 वे स्विच, ऑप्शन सी 3 वे स्विच, या ऑप्शन डी प्रेशर स्विच। तो यह सिंबल जो है इनमें से किसी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट का नहीं है। जो यह जो सिंबल है यह होता हमारा 2 पोल स्विच का। और जो हमारे ये 1 वे स्विच हमारा कुछ इस तरह से रहता है, इस तरह से, और 2 वे स्विच रहता है हमारा कुछ ऐसे ऐसे। इसका सिंबल इस तरह से रहता है हमारा 2 वे स्विच का। तो ये इनमें से कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाबार्ड इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू रूरल एरिया। जो नाबार्ड है उसके मेन काम कौन से रहते हैं, हमें नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, प्रमोशन ऑफ कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री, ऑप्शन सी है हमारे पास प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड रूरल क्राफ्ट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव। जो नाबार्ड है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसा कि हमें इसकी फुल फॉर्म से पता चल रहा है, यह नाबार्ड जो बैंक जो रहता है ये हमारा एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी प्रमोट करता है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री को भी, और हैंडीक्राफ्ट एंड रूरल क्राफ्ट को भी प्रमोट करता है। तो मीन्स ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट ऑर्डर डू मैनेजर्स टिपिकली परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शन। ऑप्शन है हमारे पास नीचे दिए हुए। तो ये इनका जो हम सही ऑर्डर रहेगा हमारा वो रहेगा ये प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर लीडिंग,
और फिर कंट्रोलिंग रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ये है ऑप्शन सी। द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन विल बी ऑफ द फॉर्म। हमारे पास जो दो पॉइंट होंगे, अगर मान लो इनिशियल पॉइंट एक ए है और इनिशियल फाइनल पॉइंट बी है, तो इनके बीच का जो टोटल जो पाथ रहेगा, जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, वो किस फॉर्म में रहेगा। ऑप्शन ए दिया है सर्कल, बी स्ट्रेट लाइन, सी कर्व्ड पाथ और डी दिया है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो मान लो हमारा ये ए पॉइंट है और ये यहाँ पे बी पॉइंट है। ए पॉइंट से मान लो ये हमारा पाथ रहा है, ये कुछ इस तरह से। तो ये जो टोटल पाथ कवर जो रहता है या टोटल डिस्टेंस जो कवर रहता है, ये वाला जो भी ऐसे ऐसे ये यहाँ तक बी पॉइंट तक, ये होता है हमारा डिस्टेंस। वही हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ रहता है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज। जो स्टार्टिंग टॉर्क पूछा है हमारे पास सिंक्रोनस मोटर का, तो यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर जो होती है हमारी, उनका स्टार्टिंग टॉर्क होता है 0, उनका कोई भी स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता। और सिंक्रोनस मोटर जो होती है उनको स्टार्ट करने के लिए अलग अलग मेथड यूज होते हैं हमारे, जैसे कि फोनी मोटर यूज होती है, जो कि एक इंडक्शन मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर के शाफ्ट के साथ माउंट रहती है। हमारा डीसी मोटर यूज करके। तीसरा रहता है हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बना के सिंक्रोनस मोटर को स्लिप रिंग से शॉर्ट करके उसको एज ए इंडक्शन मोटर स्टार्ट करवाएं। या फिर हमारा एक और मेथड रहता है डैम्पर वाइंडिंग, जिसमें कि हम डैम्पर वाइंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं रोटर में, तो उससे वो एज अ इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है स्टार्टिंग में। तो एन इंडक्शन मोटर and a synchronous motor are connected to a common feeder line to operate the feeder line at unity power factor. The synchronous motor should be। तो हमें जो है इसको यूनिटी लाने के लिए जो सिंक्रोनस मोटर को उसको सिंक्रोनस कंडेंसर बनाना पड़ेगा। सिंक्रोनस कंडेंसर होता है हमारा ओवर एक्साइटेड लाइटली लोडेड या नो लोड पे सिंक्रोनस मोटर, वो होता है हमारा ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। तो ये ऑप्शन ए सही रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू हसबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेंटेनेंस फैक्टर। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा रिकॉग्निशन जो रहता है ये हमारा मेंटेनेंस फैक्टर होता है, यानी कि पहचान। ऑप्शन डी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की हमारी एसआई यूनिट होती है कूलम्ब। कूलम्ब इसकी यूनिट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन सर्किट बिलो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ है, तो हमसे 2 ओम रेजिस्टेंस जो है इसके थ्रू करंट पूछा गया है। जो हमारा ये 2 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट होगा वो होगा टोटल करंट सर्किट में जो फ्लो करेगा। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह होगा। ये हमारे ये देख सकते हैं हम, सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये 2 ओम और 6 ओम ये पैरेलल में है, तो इनको जब हम इक्विवेलेंट बनाएंगे इसका, तो ये इस तरह से हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 प्लस 6। तो ये टोटल रेजिस्टेंस इस ब्रांच का हो जाएगा हमारा 72 डिवाइडेड बाई 18 मीन्स हमारा 4 आ जाएगा इस ब्रांच का। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस और 4 ओम का, और ये 36 वोल्ट। तो ये और सीरीज में है दोनों 4 वोल्ट और 2 वोल्ट। तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 6 ओम। आई हो जाएगा हमारा वी डिवाइडेड बाई आर। तो वी वोल्टेज हमारे दी हुई है हमारी 36 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 6। तो टोटल करंट हमारे पास है 6 एम्पियर। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। इन द गिवन सर्किट बिलो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन 10 ओम रेजिस्टेंस। तो 10 ओम में हमें करंट निकालना है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस जो है हमारे, ये दोनों सीरीज में है, तो इनको कैलकुलेट करके हम थोड़ा सर्किट सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर केसीएल लगा के आराम से कर सकते हैं।
तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से होगा, और ये हमारे पास जो दो पैरेलल ब्रांच बन जाएंगी 10-10 ओम की। जब हमारे पास दोनों पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस जो बराबर होता है, तो हमारे पास जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उसका हाफ बन जाता है। तो ये कुछ इस तरह से सर्किट हमारा बन जाएगा। उसके बाद ये कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ 10-10 थे इनकी वैल्यू, तो यहाँ 5 ओम हो जाएगी इसकी वैल्यू। यहाँ भी 5 ओम पहले से ही है, तो 5-5 ओम हमारे पास हो गया 10 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 10 हो गया, तो करंट यहाँ से निकल जाएगा। हमारा टोटल करंट हो गया हमारे पास 50 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 ओम। तो हमारे पास 5 एम्पियर जो होगा वो करंट आ गया, टोटल करंट। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इस वाले रेजिस्टेंस में हमें यहाँ करंट निकालना है। दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस बराबर है, तो जाहिर सी बात है दोनों में बराबर करंट जाएगा। तो मीन्स 5 एम्पियर का हाफ हाफ करंट दोनों में जाएगा। तो ये इस वाली ब्रांच में जो हो जाएगा 10 ओम वाली ब्रांच में, इसमें भी हमारा 2.5 रहेगा। 5 का हाफ हो जाएगा 2.5 एम्पियर, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ रिले इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट इन ट्रांसफार्मर। तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनमें इंटरनल फॉल्ट के लिए कौन सी रिले यूज होती है, तो इसका आंसर होगा हमारा बकलोज रिले। बकलोज रिले जो होती है यह यूज होती है इंटरनल फॉल्ट में। और ये याद रखें कि यह रिले सिर्फ हमारी यूज होती है ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर के लिए। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में यह रिले नहीं होती। विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैव हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो हमारा हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क जो रहता है वो रहता है हमारा डीसी सीरीज मोटर में। डीसी सीरीज मोटर में हमारा सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क रहता है, ऑप्शन बी। सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम ऑफ 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर विल बी। सिंक्रोनस स्पीड पूछी है तो हमें पता है इसका फॉर्मूला, एन एस इक्वल टू 120 एफ डिवाइडेड बाई पी। तो हमारे पास एन एस मीन्स सिंक्रोनस स्पीड, तो ये हो जाएगा 120 इंटू फ्रिक्वेंसी दी हुई है हमारी 50 हर्ट्ज डिवाइडेड बाई पोल्स दिए हुए 6। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20। तो जो 20 इंटू 50 हो जाएगा हमारा 1000 आरपीएम। तो 1000 आरपीएम, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ओपन सर्किट टेस्ट इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स इज डन टू कैलकुलेट। ओपन सर्किट टेस्ट किसी मशीन में किस लिए होता है? ओपन सर्किट टेस्ट होता है हमारा आयरन लॉसेज के लिए, ऑप्शन ए। वहीं शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है हमारा कॉपर लॉसेज के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पज ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी मोटर इज टू। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे पूछ, इसमें ध्यान देखिए हमसे डीसी मोटर पूछा है। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के लिए दोनों के लिए अलग अलग काम होता है कम्यूटेटर का। तो मोटर है हमारे पास दी हुई, तो मोटर में जो होते हैं हमारी, हम डीसी सप्लाई जो इनपुट देते हैं, तो कम्यूटेटर जो होता है डीसी सप्लाई को कन्वर्ट करता है एसी सप्लाई में। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कन्वर्ट डीसी टू एसी। क्योंकि हमारी डीसी इनपुट होती है वो कन्वर्ट करता है उसको एसी सप्लाई में, कम्यूटेटर हमारा। वहीं अगर हमारे पास डीसी जनरेटर पूछा होता तब हमारे पास ये ऑप्शन रहता ऊपर वाला, कन्वर्ट एसी टू डीसी। उसमें जो एसी जो हमारी जनरेट होती है अंदर डीसी मशीन में, उसको कम्यूटेटर कन्वर्ट करता है डीसी सप्लाई में। ये डीसी जनरेटर के केस में रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर विल हैव नेग्लिजिबल टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड। तो निम्नलिखित में से किस डीसी जनरेटर की जो टर्मिनल वोल्टेज होती है नो लोड में वह सबसे कम होगी। जो हमारा डीसी जो जनरेटर होता है सीरीज जनरेटर, उसकी सबसे कम टर्मिनल वोल्टेज रहती है नो लोड में। चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। यहाँ हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं डीसी सीरीज जनरेटर की, लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में। हमारा जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा लोड करंट कम होता है वैसे वैसे हमारी इसकी जो है टर्मिनल वोल्टेज भी वो कम होती है। आप ग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पे वैसे वैसे ये कम हो रही है, बिल्कुल नियरली जीरो नहीं होती है, जीरो से थोड़ा ज़्यादा रहती है ये हमारी। तो ये लगभग नेग्लिजिबल रहती है हमारी टर्मिनल वोल्टेज नो लोड पे। लोड करंट है हमारा, लोड करंट जब जीरो हो जाएगा मीन्स नो लोड, तो उसमें हमारी नेग्लिजिबल होगी टर्मिनल वोल्टेज सीरीज मोटर के केस में। तो ऑप्शन ए होगा हमारा इसका आंसर। इफ द फ्लक्स ऑफ अ डीसी मोटर अप्रोचेज जीरो द स्पीड ऑफ द मोटर विल।
अगर हमारे जो डीसी मोटर है उसका फ्लक्स अप्रोच करता है जीरो, तो हमारी उसकी उस मोटर की जो स्पीड होती है वो क्या होगी। तो जो हमारी ईएमएफ इक्वेशन जो रहती है मोटर में, बैक ईएमएफ जिसको बोल सकते हैं, ई इक्वल टू पी फाई जेड एन डिवाइडेड बाई 60 ए, इस तरह से रहती है हमारी ये पी फाई जेड एन डिवाइडेड बाई 60 ए। तो यहाँ से अगर हम बाकी वैल्यू को कांस्टेंट ज्यूम कर लें, तो हमारे जो स्पीड और फ्लक्स के बीच जो रिलेशन रहता है ये हमारा इनवर्स रिलेशन रहता है। ये हमारा इस तरह से होगा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से इस रिलेशन से आप पता लगा सकते हैं कि जैसे हमारी जो फ्लक्स है वो कम होगा तो हमारी जो स्पीड जो होगी वो इसकी बढ़ेगी। अगर फ्लक्स अप्रोच करता है जीरो को, तो हमारी जो स्पीड है वो अप्रोच करेगी इन्फिनिटी, टुवर्ड इन्फिनिटी। तो ऑप्शन बी होगा हमारा अप्रोच इन्फिनिटी। ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, इन द गिवन सर्किट बिलो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर थेवेनिन अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। तो हमें सर्किट दिया हुआ है, तो हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी इसके अक्रॉस जो हमें आर थेवेनिन निकालना है। तो सिंपल सा, जैसे कि हम जानते हैं थेवेनिन थ्योरम में, तो हमें जो ए और बी के अक्रॉस निकालना है, तो हमें सर्किट इस एंगल से देखना है। तो हमारा जो 12 ओम का ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा रिमूव हो जाएगा ए और बी से। और साथ ही हमारे जैसे हम जानते हैं कि वोल्टेज सोर्स जो होते हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, उनको शॉर्ट सर्किट अज्यूम करते हैं, और करंट सोर्स हमारे ओपन सर्किट अज्यूम करते हैं हम। तो हमारे यहाँ पे जो करंट सोर्स तो कोई भी नहीं है इस सर्किट में, तो हमारे यहाँ सिर्फ दो वोल्टेज सोर्सेज हैं अवेलेबल, 120 वोल्ट और 100 वोल्ट। इनकी हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं पहले। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा। ये पॉइंट हमारा, इसको P मान लो। ये कुछ इस तरह से हमारा 4 ओम वाला रेजिस्टेंस आ गया, और साथ ही हमारे इसके पैरेलल में बन जाएगा हमारा 6 ओम वाला रेजिस्टेंस। इसको जब देखोगे तो ये इसके एक जैसे ही लगेंगे आपको। और यहाँ पे मान लीजिए हमारा पॉइंट बी ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसको ये आ गया हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का, और इसके पैरेलल में इसके अंदर है हमारा 8 ओम का रेजिस्टेंस, 8 ओम का। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और वहीं ये वाला हमारा था 4 ओम का रेजिस्टेंस, और वहीं ये नीचे वाला रेजिस्टेंस है हमारा, ये हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस। तो अब हम देख सकते हैं, अब ये सर्किट हमारा सिंप्लीफाई हो गया। ये हमारे 4 ओम 6 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और ये 8 और 2 के ये पैरेलल में है, और इन दोनों रेजिस्टेंस के ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो चलिए पहले ये जो बी वाला जो है, बी वाले ब्रांच का जो देखते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 मीन्स हमारे पास हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 10। तो वहीं जो हमारा ए वाली ब्रांच का जो है जो रेजिस्टेंस, इसका आ गया हमारे पास 24 डिवाइडेड बाई 10। वही हमारा ए ब्रांच का जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 मीन्स 16 डिवाइडेड बाई 10। तो हमारे पास ए का ब्रांच का आ गया 16 डिवाइडेड बाई 10। तो अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, ये ए और बी दोनों ब्रांच का ये सीरीज में हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे पास। तो जो आर थेवेनिन जो होगा वो हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 10। तो हमारे पास ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 40 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो जाएगा, आपस में कट के बच रह जाएगा हमारे पास 4 ओम। तो 4 ओम हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों सेम ऑप्शन है, तो दोनों करेक्ट आंसर होंगे। चलिए आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर इन अ प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म इज। जो हमारी प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में हमारा फॉर्म फैक्टर रहता है वो रहता है हमारा 1.11। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
for speed control of DC shunt motor using controlled rectifiers armature voltage control gives speed। जो हमारे पास आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड जो होता है स्पीड कंट्रोल का डीसी शंट मोटर में, वह हमें स्पीड कितनी स्पीड देता है, अबव रेटेड स्पीड या बिलो रेटेड स्पीड या बोथ अबव एंड बिलो रेटेड स्पीड या नन ऑफ दिस अबव। तो यह मेथड जो हमें स्पीड देता है डीसी शंट मोटर में वो देता है बिलो रेटेड स्पीड। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम द डिवाइस यूज्ड टू कलेक्ट करंट फ्रॉम ट्रॉली वायर इज नोन एज। ऑप्शन ए हमारे पास पेंटाग्राफ, ऑप्शन बी बो कलेक्टर, ऑप्शन सी पोल कलेक्टर, ऑप्शन डी कैटेनरी। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है पेंटाग्राफ। पेंटाग्राफ जो होता है वो करंट कलेक्ट करता है हमारा कंडक्टर से ट्रॉली वायर से हमारे मोटर तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूमिनरीज हैज हाईएस्ट कलर रेंडरिंग इंडेक्स वैल्यू। जो हमारा कलर रेंडरिंग इंडेक्स जो होता है वह होता है हमारा जो लाइट सोर्स है, किसी भी लाइट सोर्स है उसमें हमें हमें जो कलर होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के वो कैसे दिखते हैं एज कम्पेयर टू सनलाइट। सनलाइट से हम उसको कंपेयर करते हैं कि वो कितने रियलिस्टिक हमें दिखते हैं, तो वो हमारा कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है। इसको हम रेट करते हैं 0 to 100 के बीच में। तो हमारे जो डिफरेंट लाइट सोर्सेज हैं या लाइट बल्ब हैं उनका जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स जो है आप देख सकते हैं इस चार्ट में हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है वो होता है इनकैंडेसेंट लैंप का। यह नियरली 100 होता है, 0 to 100 के बीच में हम इसको रेट करते हैं। 100 कलर इंडेक्स, कलर रेंडरिंग इंडेक्स मीन्स वह बेस्ट लाइट है हमारे लिए। और जैसे कि हम देख सकते हैं सबसे लो जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स है वो हमारा है हाई प्रेशर सोडियम लैंप का। लो प्रेशर सोडियम लैंप का इससे भी कम हो कलर रेंडरिंग इंडेक्स रहता है हमारा। तो हमारा ये कलर रेंडरिंग इंडेक्स जो है हाई रहना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो आता है हमारा इनकैंडेसेंट लैंप का। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट नो लोड इज अराउंड। ऑप्शन ए 0.9 लैग, ऑप्शन बी 0.2 लैग, ऑप्शन सी 0.9 लीड, ऑप्शन डी 0.2 लीड। तो हमारे पास इंडक्शन मोटर है तो इसका जो पावर फैक्टर होगा हमेशा वो लैगिंग ही रहेगा। फुल लोड पे भी होगी तब भी हमारा वो थोड़ा लैगिंग ही रहता है। लेकिन जब हमारी इंडक्शन मोटर नो लोड पे होती है तब इसका पावर फैक्टर जो होता है बहुत ही कम हो जाता है। ये हमारा 0.1 से लेके 0.3 के इसके आसपास रहता है हमारा। और लैग 0.1 लैग से लेके 0.3 लैग जितना हमारा पावर फैक्टर रहता है, लीड तो कभी हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 0.2 लैग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, a three-phase squirrel cage induction motor is started with star delta starter. What is the starting current of the motor? तो जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है वो हमारा स्टार्टिंग करंट को 1/3 कर देता है एज कम्पेयर टू डोल स्टार्टर के। तो इसलिए ज़्यादातर हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज होता है क्योंकि ये स्टार्टिंग करंट को 1/3 टाइम कर देता है एज कम्पेयर टू डोल स्टार्टर। द फंक्शन ऑफ ऑयल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इज। जो हमारा ऑयल टाइप जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें जो ऑयल यूज होता है हमारा, उसका क्या काम रहता है? उसका काम रहता है प्रोवाइडिंग इंसुलेशन एंड कूलिंग। यह इंसुलेशन भी प्रोवाइड करवाता है, हमारे जो वाइंडिंग जो होती है उनके टर्न्स होते हैं वो उसके और जो कोर के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है, टर्न्स के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है। और साथ में जो हीटिंग होती है उसको कम करता है और कूलिंग भी हमें प्रोवाइड करवाता है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल जो यूज़ होता है वो नेफ्थलीन होता है यूज़। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, two transformers operating in parallel will share the load depending upon their। तो हमारे पास दो ट्रांसफार्मर हैं तो उनकी जो लोड शेयरिंग है वो किस पे डिपेंड करती है। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारी रेटिंग होती है वो वाली कंडीशन हमें चाहिए होती है पैरेलल ऑपरेशन के लिए। किसी भी ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए उसके लिए ये रेटिंग वाली कंडीशन होती है। लेकिन अगर हमें लोड शेयरिंग दोनों में अगर लोड शेयरिंग अकॉर्डिंग टू देयर रेटिंग अगर करना हो तो उसके लिए पर यूनिट इम्पीडेंस पे डिपेंड होता है सारा सब कुछ। तो ये लोड शेयरिंग के लिए जो होता है पर यूनिट इम्पीडेंस उस पर डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर कितना लोड शेयर करेगा। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, weight of the coal is 2 gram and after heating the coal sample the weight of the coal is 1.82 gram. What is the percentage of moisture in coal? तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ज़्यादा कंफ्यूजन इसमें कुछ नहीं है। तो हमारे पास जो टोटल वेट है कोल का वो था पहले हमारे पास 2 ग्राम, जो टोटल वेट था वो था 2 ग्राम हमारा। जब इसको हीट करते हैं आफ्टर हीटिंग हमारे पास यह रह जाता है कितना, ये रहता है हमारे पास 1.82 ग्राम आफ्टर हीटिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमारा जो वेट जितना कम होता है, जितना वेट लूज होता है वो हमारा मॉइस्चर रहेगा इसमें। तो हमारा जो मॉइस्चर का वेट जो था इसमें वो हमारे 2 से जब हम 1.82 माइनस करेंगे तो यह रह जाएगा 0.18 ग्राम। जब हम 0.18 का परसेंटेज निकालेंगे टू के साथ तो हमारा वो आ जाएगा परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज होगा मॉइस्चर का। तो ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.09 मीन्स हमारा ये आ जाएगा 9%, कैलकुलेट करके आ जाएगा 9%। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। डायमेंशनल फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी इज, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 डिवाइड बाई टाइम होती है, इनवर्स ऑफ टाइम होती है। इसमें बाकी कोई भी क्वांटिटी नहीं रहती हमारी, ना मास लेंथ कोई भी नहीं होती है। तो हमारा जो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला जो हो जाएगा, हम देख सकते हैं टाइम इनवर्स में रहता है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा m0l0 t-1। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज हाईएस्ट कंडक्टिविटी, तो इनमें से किस मटेरियल के जो हाईएस्ट कंडक्टिविटी रहती है हमारी। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी सिल्वर। तो हमारी सिल्वर जो एलिमेंट होता है इसकी सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है हमारी, इसके बाद फिर गोल्ड आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए इनमें सबसे ज़्यादा हमारी सिल्वर की कंडक्टिविटी रहती है। ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन, ऑप्शन ए cooled to very low temperature, option B heated to high temperature, option C kept in aluminum box, option D kept in vacuum। तो हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी लूज करते हैं जब हम उनको हीट करते हैं, तो हीट करने से उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो लूज होती है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यह क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन का, सिंपल सा बेसिक सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो यह जो इसमें जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा एक्स रेज टू पावर एन वाला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। तो ये हो जाता है हमारा एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला लगा, सिंपल सा है। और इसमें लिमिट पुट करके हमारा, चलिए ये देखते हैं कैसे होगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स रेज टू पावर 3 में सीधे इसको कैलकुलेट कर रहा है, इंटीग्रेट करके डिवाइड बाई 3, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसकी लिमिट होगी हमारी 5 and 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उस तरह से हो जाएगा। तो मीन्स 5 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 3 और माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी हमारी 1 रेज टू पावर 3 मीन्स 1 रेज टू पावर 3 और ये डिवाइड बाई 3, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे 5 रेज टू पावर 3 हो गया 125 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। तो जब ये कैलकुलेट होगा हमारा टोटल तो ये हो जाएगा हमारे पास 124 बटा 3। तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। By which type of bond the various atoms in semiconductors like silicon and germanium are bond together? तो जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उनमें जो बॉन्ड रहता है हमारा जनरली वो होता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग गियर्स इज नॉट यूज्ड टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट्स। तो ऑप्शन ए स्पर गियर, ऑप्शन बी बेवल गियर,
ऑप्शन सी हेलिकल गियर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस अबव। तो इनमें हमारे स्पर गियर, हेलिकल गियर, इनकी जो शाफ्ट रहती है वो पैरेलल में रहती है। तो बेवल गियर जो होता है इसकी परपेंडिकुलर होती है, शाफ्ट पैरेलल नहीं होती। ये बेवल गियर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा बेवल गियर है। तो ये बेवल गियर जो यहाँ पे देख सकते हैं, एक शाफ्ट हमारी इस तरफ से, एक इस तरफ से, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो हमारा जो सही जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, बेवल गियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। जो हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है अर्थ से वो पूछी गई है। तो हमें जैसे कि पता है कि एस्केप वेलोसिटी वह वेलोसिटी होती है, मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे हम जिस वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर फेंकते हैं तो वह उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चली जाएगी, यानी कि बाहर स्पेस में चली जाएगी। तो वह मिनिमम वेलोसिटी होती है। तो अर्थ के लिए जो यह वेलोसिटी है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड कम से कम। तो वही हमारी जो मून के लिए जो हमारी यह ग्रेविटेशनल फोर्स एस्केप वेलोसिटी जो रहती है वो रहती है हमारी 2.38, ये मून के लिए होती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे पास ऑप्शन है एक्सेलरेशन, टाइम, मास एंड डेंसिटी। तो इनमें से हमारे जो टाइम, मास और डेंसिटी जो ये तीनों है ये हमारे स्केलर क्वांटिटी हैं, और एक्सेलरेशन जो है हमारा यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ द ब्रिज सर्किट अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। तो जो हमारे कैपेसिटेंस के लिए जो यूज होता है ब्रिज वो होता है हमारा स्क्रीन ब्रिज। और ये जो हमारा एंडरसन ब्रिज है यह यूज होता है हमारा इंडक्टेंस के लिए। एंडरसन ब्रिज होता है हमारा इंडक्टेंस के लिए, स्क्रीन ब्रिज होता है हमारा कैपेसिटेंस के लिए, और हेविसाइड कॉम्पेल ब्रिज जो होता है हमारा ये होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्यूमिनेशन इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो इल्यूमिनेशन मेजर की जाती है वो की जाती है लक्स मीटर से। लक्स मीटर होगा इसका सही आंसर होगा। तो ये था हमारा SG1 JEE इलेक्ट्रिकल 2018 क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। जल्दी आपके लिए अगला पार्ट आएगा इसका। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग कुक अप नॉलेज। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।